हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन विथ डॉक्टर आलम। और हम एक बार स्पेशल वीडियो में फिर से हाजिर हैं टेस्ट सीरीज नंबर 11 का डिस्कशन लेके। ठीक, नीट की तैयारी के लिए पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है, डिस्कशन शायद उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब एक बार आपका सिलेबस पढ़ा हुआ हो गया हो तो। ठीक, और जो नए बच्चे भी जिनका चैप्टर्स चल रहा हो, ठीक, उनके लिए भी बहुत काम का हो सकता है और होता है। जो सिलेबस था इस बार का वो कैलोरीमेट्री, थर्मोडायनामिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लेंदी था, टफ भी थोड़ा कह सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चन में। इसमें 25 प्लस जो है अगर आ रहा है करेक्ट आपका तो वो अच्छा स्कोर माना जाएगा, और 30 प्लस अगर है तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक, सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं, हम लोग सीखेंगे। कोई बहुत लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन होगा, एकदम सिंपल डायरेक्ट फार्मूला वाला, तो उसमें हम लोग समय बचाएंगे और वहाँ से आगे बढ़ेंगे ताकि जहाँ सीखने वाली बातें हो वहाँ ज़्यादा सीखें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हर बात ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन जहां जहां जरूरी लगे, जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं दिए हैं खास करके, तो जहां जहां जरूरी लगे वो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। और सबसे अच्छा लर्निंग तो ये होता है कि पहले खुद बनाने की एक बार कोशिश करेंगे और तब फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और नहीं उतना तो कम से कम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब मेरी बात सुनेंगे, तो ज़्यादा आपके काम का होगा। ठीक, इसलिए इसमें झिझकना नहीं है, जहाँ जहाँ जरूर लगे रोकना है, क्योंकि मैंने जो जो दिया हुआ चीज़ है मैं डायरेक्ट उसको शॉर्टकट में पढ़ूंगा और उस पर आ जाऊंगा कि पूछ क्या रहा है। ठीक, ओके, बढ़ते हैं आगे। पहले क्वेश्चन में कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीट, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें हीट किसी और फॉर्म में नहीं जा रहा है, तो आप जानते हैं कि हीट गेन बाय वन सिस्टम इज हीट गिवन बाय अनदर सिस्टम। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में बर्फ का टुकड़ा डाल दें, ठीक है ना, तो बर्फ जो है वो हीट गेन करेगा और पिघलना शुरू होगा, और पानी जो है वो हीट गेन करेगा, पानी जो है वो हीट लॉस करेगा, बर्फ को दे रहा होगा। ठीक है ना, तो पानी ठंडा हो रहा होगा। तो जब पूरी तरह से पिघल जाएगा बर्फ, तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर, वो पानी के ओरिजिनल टेम्परेचर से कम होगा, पानी ठंडा हो गया होगा। और ये समझने के लिए कोई फिजिक्स जानने की जरूरत नहीं है। गर्मी के दिन में आप एक गिलास पानी दिया गया, उसमें एक टुकड़ा डाल दिया गया बर्फ का, ठीक है ना, तो पानी आपको ठंडा मिल जाएगा पीने के लिए। ये होता रहता है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें जो है इस बार स्टीम जो कि 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, वेपर की बात हो रही है, जो स्टीम बन रहा है, भाप, उसकी बात हो रही है। अब उसको जोड़ा जा रहा है 1400 ग्राम ऑफ वाटर, और उसका दे दिया टेम्परेचर। ऐसा तब तक किया गया जब तक कि मिक्सचर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि ऐसा करने के लिए कितना आपको वेपर को पानी बनना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें वेपर जो होगा, स्टीम, ये हीट दे रहा होगा और पानी जो है वो ले रहा है, 16 से लेकर 80 तक पहुंच रहा है। तो चलिए मैं पहले देने वाला लिख दूं। तो देने वाला क्या होगा, तो आप कहेंगे अगर छोटा वाला मास जो कि पूछ रहा है, ठीक है ना, इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक, जो कि दे रहा है 540, m इंटू एल, इतना हीट लेगा तो वेपर पानी में बदलेगा कितना पे, 100 पे ही। ये केवल किसके लिए होता है, ये जब लेटेंट हीट की बात कर रहे होते हैं, लेटेंट नाम ही है, छुपा हुआ। एनर्जी कहाँ जा रहा है, इंटरनल एनर्जी में जा रहा है। टेम्परेचर नहीं चेंज करता है, केवल स्टेट चेंज कर रहा होता है। ठीक, स्टेट चेंज करके 100 पे पहुंच गया, फिर इसके बाद इसको 80 पे पहुंचना है, उसके लिए फिर और ये हीट देगा, तो वो कितना देगा, तो स्पेसिफिक हीट वाला मामला आ जाएगा, एम एस डेल्टा टी। ये हीट लॉस हुआ। ठीक, हीट गेन कौन कर रहा है, वाटर। तो वाटर का जो मास है, अगर हम कैपिटल एम डाल दे,
उसमें कोई स्टेट चेंज नहीं है, तो एम एस वाटर का, ठीक, इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे भी एस वाटर का ही ध्यान रखें, पानी से पानी है, यहाँ पे खाली लेटेंट हीट की बात हो रही है। तो ये गेन किया, ये दोनों लॉस किया। जल्दी से अब आगे बढ़िए, यहाँ पे m कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो L प्लस एस डेल्टा टी इज इक्वल टू कैपिटल एम एस डेल्टा टी, ठीक। ये वाला m इज इक्वल टू कैपिटल एम एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई L प्लस एस डेल्टा टी। फटाफट वैल्यू डालिए, 1400 ग्राम। आप सीजीएस में ही ऐसी चीज़ों में बनाते रहते हैं, ये भी सीजीएस में ही दिए रहता है। कैलोरीमेट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सीजीएस यूनिट में ही काम चल रहा होता है, और ये काम आसान भी होता है, क्योंकि वाटर का 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए 1 कैलोरी ही चाहिए होता है, तो काम आसान है। तो 1400 गुना 1 गुना डेल्टा टी कितना हुआ, ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज, और ये जो वाला जो डेल्टा टी है, ये वेपर 100 से 80 पे पहुंच रहा है, ठीक है ना। ये वेपर वाला है, ठीक, जो इधर नीचे में आया है, ये वेपर वाला है, ठीक। और इधर वाला जो है ये पानी वाला है, तो ये वाटर पहुंचा है 16 से 80 तक, ये वो वाला है। तो इसमें जो है वाटर 16 से 80 तक पहुंचा है, तो कितना डेल्टा टी आएगा, तो कहिएगा 80 माइनस 16, ठीक। और नीचे में आप कहेंगे L दिया हुआ है 540 प्लस S तो 1 होता है, इंटू डेल्टा टी, ये वेपर वाला है, वो 100 से कहाँ तक पहुंचा, 80 तक, तो चेंज कितना, 20 का। चेंज की भाषा में आप ऐसे बना लीजिए तब, या आप यहां पे लिखते 100 माइनस मिक्सचर का टेम्परेचर, यहां पे मिक्सचर का टेम्परेचर -16 वाटर का टेम्परेचर, जैसे भी लिखे आप। चलिए यहां पे आइए, जल्दी जल्दी अब काम खत्म किया जाए, बस कैलकुलेशन पार्ट बच गया अब। तो 1400 को मल्टीप्लाई कीजिए 80 में से 16 गया 64, और नीचे में 540 में 20 जोड़िए तो 560 देख लीजिए, 0 से 0 कट रहा है, 14 चौके 56 होता है, तो इसको यहाँ से काटिए, ये 0.4 आ जाएगा, क्योंकि 140 से हमने काटा है। ये ऊपर गया तो 640 डिवाइडेड बाई 4, 16 चौके 64, 160 ग्राम इतना वेपर चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्फीयर है, 2 स्फीयर है पी और क्यू, सेम मटेरियल है और सिमिलर है, यूनिफॉर्मली कंस्ट्रक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रेडियस वगैरह सब सेम रहेगा। विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड द रेडियस ऑफ क्यू इज 3 टाइम्स दैट ऑफ पी। चलिए एक बड़ा एक छोटा ले रहा है, ठीक है ना, ये 3R है तो ये R है, ठीक है ना, ऐसा कह रहा है। द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ P इज X टाइम्स, इधर ध्यान रखिए, ये P है ये Q है, इसका रेट ऑफ फॉल जो है ना, अगर यहाँ का रेट अगर R है तो यहाँ का X इंटू R कितना गुना ज्यादा होने जा रहा है, ठीक है ना, कुछ नहीं, दोनों का रेशियो कहेगा तो X आ जाएगा, वो रेशियो X हो जाएगा। चलिए देखा जाए, बोथ आर एट द सेम सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ X इज, देखिए इसमें 2 लॉ को कंबाइन कर रहा है। एक तो कैलोरीमेट्री का जो लॉ है कि अगर टेम्परेचर चेंज करना है किसी बॉडी का तो स्पेसिफिक हीट चाहिए, और आप कहेंगे वो MS डेल्टा T होता है। इसके लिए जो हीट चाहिए यानी एनर्जी चाहिए, अगर उसको आप थोड़ी देर U से दिखाए तब, आप H से दिखाए तब, तो ये हो गया, इतना एनर्जी चाहिए तो इतना टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है ना। ये बात, इसमें क्या कह रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग की बात कर रहा है, मतलब जो दोनों स्फीयर है वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो रेडिएट करके जो एनर्जी लॉस होगा उसके लिए कौन डील कर रहा होता है, स्टीफेंस लॉ।
कई बार पूरा नाम लेंगे, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। एक तो ये बात। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि आपके ध्यान में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रहता है कई बार, तो वो अप्रॉक्सीमेशन है। ओरिजिनल लॉ क्या है? स्टीफन्स लॉ है, जिसमें कि T⁴ से वैरी कर रहा होता है हीट लॉस। ठीक है ना? न्यूटन्स लॉ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा होता है दोनों डिफरेंस का, क्या, इन्वायरमेंट का और बॉडी का। एनीवेज वो स्पेशल केस है स्टीफन्स लॉ का। स्टीफन्स लॉ हर जगह लागू है, न्यूटन्स लॉ छोटे टेम्परेचर डिफरेंस पे लागू है। तो वहां पे आप कहते हैं कि U एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एनर्जी अगर है तो, इज इक्वल टू स्टीफन्स कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4। ठीक है ना? तो तुरंत हम U को पकड़ लेंगे और दोनों को रिलेट कर देंगे। बस यही था इस फिजिक्स इस क्वेश्चन में। तो चलिए, हाँ, इन दोनों को सामने सामने कर दीजिए तो आप कहेंगे देयरफॉर ms डेल्टा T बराबर, यहाँ U रखना है तो बाकी को उधर ले जाइए, ये सिग्मा AT कैपिटल T टू द पावर 4। ध्यान रखिएगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लिखते समय एमिसिविटी E भी लिखा जाता है साथ में। मैं एमिसिविटी 1 लेके चल रहा हूं, आप भी हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन में 1 लेके ही चलिएगा। ठीक, तो काम आपका सारा बनता रहेगा, क्योंकि ये अक्सर रेशियो और ये सब चीजें पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पूछेगा ही नहीं जल्दी। एनीवेज, यहाँ ये तो रेट ऑफ कूलिंग कह रहा है, तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या होता है? डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम यहाँ है, पकड़ के इधर ले आइए। ठीक, तो चलिए, डेल्टा T बाई छोटा t, यही है रेट ऑफ कूलिंग, और बाकी सब को उधर ले जाइए तो सिग्मा A T टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ms, यही है रेट ऑफ कूलिंग। अब देखिए, अब आपको ध्यान देना होगा यहां पे कि ये जो एरिया है ये दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि रेडियस अलग अलग है। ये तो कांस्टेंट है, गया, इसको घेर देते हैं। स्पेसिफिक हीट सेम मटेरियल है, दोनों का सेम होगा, रेशियो लेते समय ये दोनों चला जाएगा। मास दोनों का अलग अलग होने जा रहा है, ठीक है, और एरिया मतलब सरफेस एरिया दोनों का अलग अलग होने जा रहा है। ठीक, अब टेम्परेचर देख लीजिए, सेम टेम्परेचर इनको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि कितने सारी चीजें वैरी कराएंगे, तो सेम सरफेस टेम्परेचर है तो ये भी गया। तो बेसिकली ये जो रेट ऑफ कूलिंग है ये इज प्रोपोर्शनल है, ऊपर में खाली एरिया बच रहा है, नीचे में मास बच रहा है। ठीक है ना? अब आइए, P का एरिया इसके एरिया से कितना गुना होगा? तो आप कहेंगे सरफेस एरिया 4πr² होता है। मतलब R को किए 3 गुना तो 3×3 9 गुना हो जाएगा एरिया। ठीक है ना? तो R² के प्रोपोर्शनल है। मास देखिए तो आप मास बराबर कहेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है ना? डेंसिटी तो दोनों का सेम होने जा रहा है, सेम मटेरियल है, तो वॉल्यूम क्या है? 4/3πr³। मतलब जो मास है ये r³ के प्रोपोर्शनल है, तो आप r³ के प्रोपोर्शनल कर दीजिए। ठीक, रेट ऑफ कूलिंग में देख लीजिए अब, तब दोनों का रेशियो क्या आने जा रहा है। इसलिए रेट ऑफ कूलिंग जो है ये काटिए, ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? तो रेडियस 3 गुना, ठीक है ना, रेडियस 3 गुना। तो अब आप कहें इसका जो रेट है R1, ये इसके x टाइम्स है, वो थोड़ी देर बाद, लास्ट में इतना मेहनत करने के बाद आपसे गलती नहीं हो तो ध्यान रखिएगा, इसका जो रेट है अगर इसको हम R1 कह दें तो ये प्रोपोर्शनल होगा 1/3r के। ठीक है ना? और R2 जो होगा ये प्रोपोर्शनल है 1/r के। पता चल गया ना यहां से हमें? तो R से R काटिए, R1/R2 इज इक्वल टू, ठीक, ये नीचे आ जाएगा 1/3।
R2 को इधर ले जाइए, ठीक है ना, R2 को उठा के यहाँ ले आइए, तो यही कह रहा है कि R2 से दूसरे वाले से ये कितना गुना बड़ा है, तो 1/3 बड़ा है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ P is x times that of Q and both are at the same surface temperature। ठीक जा रहे हैं, कहीं पे कुछ मिस तो नहीं हुआ, देख लीजिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। तो छोटा वाला जल्दी ठंडा होगा, इसमें तो बड़ा वाला जल्दी ठंडा हो जा रहा है। वन बाई थ्री R2/3, ठीक है। तो पहले वाले का रेट दूसरे वाले के रेट के 1/3 होगा। हाँ बिल्कुल सही, मैं इतना देर सोचने लगा क्योंकि दिया हुआ आंसर गलत है, जो आंसर मुझे प्रोवाइड किया गया है वो गलत है, ठीक है ना। ये पहला वाला का रेट दूसरे वाले के रेट से 1/3 होगा, 1/3 होगा, तो ये पहले वाला का ही तो कह रहा है ना, तो 1/3, इसका आंसर 1/3 होगा। दिया हुआ आंसर 3 दिया हुआ है, गलत है, गलत है। अब सुनिएगा क्यों इतना जल्दी हमको शक हुआ कि कहीं आंसर तो उल्टा सीधा नहीं जा रहा है, कुछ गड़बड़। ये आपको भी आए तो आपको साइंस समझने में बहुत मजा आएगा। देखिएगा, वॉल्यूम अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर मास का अमाउंट जो है ना वो ज्यादा हो जा रहा है, R³ से वैरी कर रहा है। क्या कहते हैं, अगर रेडियस बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम R³ से वैरी कर रहा है, ज्यादा मास अंदर चला जाएगा। तो ये जो बॉडी है ना ये हीट लॉस कर रहा है सरफेस टेम्परेचर से, और सरफेस कितना है, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और वो स्क्वायर से वैरी कर रहा है। तो जैसे जैसे बॉडी को आप बड़ा करेंगे तो R² उतना बड़ा नहीं होगा एरिया, जितना बड़ा कि वॉल्यूम हो जाएगा, क्यूब है वो, मतलब मास अंदर ज्यादा समाता जाएगा, तो वो बॉडी देर से ठंडा होगा। और इसका जरूरत तो बायोलॉजी में भी पड़ता है आपको, ठीक है ना, कि सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो। और जब इसको समझेंगे तो फिर कहानी लंबी जाएगी कि क्यों ठंडे जगह पे गोल गोल, जो पोलर रीजन्स में गोल गोल एनिमल्स ज्यादा सरवाइव करते हैं, ठीक है ना। इकोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे आप कि उनके जो एक्सट्रीमिटीज है वो छोटे छोटे हैं, हीट लॉस करने का मामला होता है, तो वॉल्यूम बड़ा रखना होता है ताकि मास अंदर छुप जाए, ठीक है ना। तो ये बात, तो इसलिए जो बड़ा वॉल्यूम होगा, क्या कहते हैं, गोल गोल, ये तो दोनों गोल गोल था, तो गोल होने का फायदा हुआ, ऊपर से ज्यादा जो बड़ा होगा उसके अंदर ज्यादा मास को छुपने का मौका मिलेगा। तो इसलिए जो पोलर बियर है वो बढ़िया से सरवाइव कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे आप बैक्टीरिया लेके चले जाए, आप कहेंगे बैक्टीरिया भी तो सर गोल था, क्या नहीं सरवाइव किया। गोल था लेकिन छोटा होने की वजह से उसके पास सरफेस एरिया ज्यादा आ गया, अंदर में मास कम आया, हीट लॉस ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो उधर बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा, कोई बीमारी जल्दी नहीं होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला उधर। द पावर, नेक्स्ट पढ़िए एक बार फिर से, कुछ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला लग रहा है। और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वाला भी लग रहा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड सो दैट इट रेडिएट्स मैक्सिमम, हाँ ठीक है। द पावर रेडिएटेड बाय इट, ठीक है। पहले ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, फिर पावर पे आ जा रहा है, जो कभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखे थे कि U/AT है, तो आप इसको इंटेंसिटी बोले हैं। U/ खाली T हो जाए तो एनर्जी बाई टाइम वो पावर हो जाएगा, तो ए को घुसा उधर ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहले तो टेम्परेचर में डिफरेंस देख लीजिए। तो आप जानते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से λT ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएट कर रहा है जिस पर मैक्सिमम, जिस लैम्डा पे ज्यादातर फोटोन्स जिस लैम्डा पे निकल रहे हैं वो ये लैम्डा है, ठीक है ना। और ज्यादातर मतलब इसलिए उस समय इंटेंसिटी ज्यादा होगा और टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है,
ठीक है ना। तो आप कहेंगे लेमडा 1 T1 बराबर लेमडा 2 T2, ठीक है ना। तो लेमडा 1 जो है दे रहा है लेमडा नॉट, लेमडा 2 को इधर लाइए, वो दे रहा है 3/4 लेमडा नॉट, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो T2/T1, लेमडा नॉट से लेमडा नॉट काटिए, 4/3 हो जाता है T2/T1। देखेंगे हम, जरूरत पड़ेगा T1/2 लेंगे तो इसको ही पलट देंगे। आगे देखते हैं, द पावर रेडिएटेड बाय इट विल इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ। तो देखिए पहला वाला जो पावर था ये आप कहेंगे U/T, और ये था सिग्मा A, और यहां वाला A वहां उठा के ले गए, ठीक है ना। तो सिग्मा A एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4। तो जो शुरू वाला पावर था वो कुछ था, टेम्परेचर उस पे था, वो बॉडी तो वही रहने जा रहा है, ये सब वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टू द पावर 4 है। तो इसलिए हम कहेंगे P1/P2 बराबर T1/T2 का 4। T1/T2 कितना है, पलट के देखिएगा यहाँ पे 3/4 टू द पावर 4 कर दीजिए। 3 9 27 81 4 16 64 256। तो P1/P2, ठीक है ना, 81/256 आ रहा है। पावर रेडिएटेड बाय इट विल इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ लेमडा 1/λ2 बिल्कुल सही लिए हैं, ठीक है ना। ये 4 ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4/3, तो इधर T2/T1 ही रह जाएगा। हाँ ठीक है, इसको उलट दिए, T1/T2 इज 3/4, वो ले लिए। लेमडा घट रहा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर बाद वाला बढ़ रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर वो बढ़ा है, ठीक। तो पावर जो हो गया बाद वाला पावर कितना हो गया, तो कह रहा है, तो बाद वाला जो है वो P2 इज इक्वल टू P1, और ये उलट जाएगा, इतना से बढ़ेगा, पावर तो बढ़ेगा ही, टेम्परेचर बढ़ा है तो, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा था बाद वाला कितना हो गया, तो P2 इतना से बढ़ गया, ठीक है ना। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये भी स्टीफेंस लॉ वाला कुछ लग रहा है, मैं इक्वेशन लिख दूंगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे। 727 पे है बॉडी, पहले 60 वाट दे रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये भी देखें हम लोग, वही 60 सिग्मा A, और वो कितना हो जाएगा 1273, हाँ जोड़िए उसमें, तो 1000 केल्विन है वो, टू द पावर 4, हाँ ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर इतना, इट्स रेडिएटिंग पावर जितना है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज, अच्छा टेम्परेचर उसका देके सराउंडिंग का पूछ रहा है, तो थोड़ा सा इसी का वो वाला रूप आ जाएगा, क्या कि जो पावर है वो सिग्मा A T⁴ से वैरी करता है ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस वाला, तो डिफरेंस का पावर ना दे देंगे आप, जो है उसका पावर देंगे, तो कितना, तो जो बॉडी का पावर है वो, ये टेम्परेचर है वो पावर इज इक्वल टू सिग्मा A T⁴ माइनस सराउंडिंग, अगर T0 है तो पावर 4, ठीक, ये आएगा। तो पहले वाला में देख लीजिए, बाद वाला में देख लीजिए। पहले वाला में अगर इसको हम P1 कह दे तो इसको T1 कहना होगा, बाद वाले में P2 कह दे तो सिग्मा A इसको T2 कहना होगा, और डिवाइड कर देंगे दोनों को। चलिए
पहले में पावर 60 है, बाद वाला P2 पूछ रहा है, ये सिग्मा ए कट गया, ठीक है। T1 जो टेम्परेचर है वो क्या कहते हैं 1000 टू दी पावर 4 माइनस बाहर वाले का टेम्परेचर कितना होगा, तो ये 500 केल्विन आ रहा है टू दी पावर 4, बाद में चला गया 1227 में 273 जोड़िए तो 1500 टू दी पावर 4 माइनस 500 टू दी पावर 4, ठीक है ना। देख के घबराएंगे नहीं कि कैसे निकाले, कुछ नहीं, पहले तो जो दो दो जीरो सब जगह कट रहा है वो काट दीजिए, सब में से कॉमन लेंगे ना बाहर, तो नीचे ऊपर सब में से कॉमन आएगा तो वो गायब हो गया, ठीक है ना। फिर जो है इसको करेंगे तो ये 10,000 में से घटाएंगे, वो मैं और शॉर्टकट थोड़ा सोच लूं। हाँ, कॉमन कुछ निकल रहा हो तो निकाल ले। ये 5 है, इसके अंदर भी 5 छुपा हुआ है सबके अंदर, तो 5 हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही 5 कॉमन बाहर निकालेंगे तो वो 5 5 ऊपर कट जाएगा, बच जाएगा इसमें 2, देखिए अंदर 2, तो ये 2 टू दी पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ तो 5 निकल ही गया तो 1 बचा, 1 पर पावर 4 हम ऐसे ही लिख रहे हैं, मतलब वो 1 ही है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर 5 बाहर लिए तो अंदर में बच जाएगा 3 टू दी पावर 4 और फिर माइनस 1 पे पावर 4, उसको सीधे 1 ही लिखिए ना, क्या जरूरत है 1 पे पावर 4 लिखने का, ठीक है ना। चलिए, ये काम चालाकी से करना होगा आपको, वरना इसमें कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा आपको। ये भी सीखना है कि मैंने पहले ही कहा है कि थोड़ा सा लेंदी पेपर था, कहीं कहीं क्वेश्चंस में लंबे लग रहे थे कैलकुलेशन। तो आप देखिए फट से हो जाएगा ये 4 8 16, 16 में से 1 गया, 4 8 16, ठीक है ना। 16 में से 1 गया तो 15, नीचे में देखिए 9 27, 81 में से 1 गया तो 80, 5 से काटिए तो ऊपर में 3, नीचे में 16, तो इसलिए P2 इज इक्वल टू 60 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3, 3 से काटिए ये 20, ठीक, और 20 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 320 वाट एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है ना। एक प्रोसेस है जो नॉर्मल प्रोसेसेस आप पढ़ते हैं वो सबसे अलग हो गया, ठीक है ना। जो पीवी क्या कहते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो गामा है वो 2 है, ये दिखाई देना चाहिए आपको, ठीक, गामा 2 है। एनीवेज पीवी स्क्वायर इज कांस्टेंट है, तब आगे कुछ आपसे थ्योरेटिकल बातें पूछ रहा है। तो पहला तो कह रहा है कि टीवी ग्राफ, और दूसरा में भी टीवी ग्राफ पूछ रहा है। तो हम अब जानना चाहेंगे कि वॉल्यूम तो है, टेम्परेचर लाना है, तो हटाना किसको है, पी को। तो आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी, तो इसलिए पी बराबर एनआरटी बाई वी, तो पी को जब हटाना है तो ये डाल देंगे, तो यहाँ पे देयरफॉर एनआरटी बाई वी, फिर वी स्क्वायर जो बाहर है वो इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ये वी स्क्वायर था, एक कटा, टीवी, ये तो दोनों कांस्टेंट ही है, एन और आर, तो इसलिए टीवी कांस्टेंट आ रहा है। टीवी कांस्टेंट का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होगा पूछ रहा है, तो ये दिख रहा है, ये हाइपरबोला आप बोलिए तब, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलिए तब, जो भी है हमने क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पहले बारे में कह रहा है पैराबोला, गलत हो गया जी, स्ट्रेट लाइन तो नहीं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें है कि अगर एक्सपेंशन, अगले दोनों क्वेश्चन में कह रहा है एक्सपेंशन करना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, तो वॉल्यूम को अगर आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को घटना पड़ेगा, इस प्रोसेस में टेम्परेचर को घटना पड़ेगा, और टेम्परेचर तभी घटेगा जब कूलिंग हो रहा होगा। आइडियल गैस इक्वेशन पर पूछ रहा है एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
पड़ा हुआ है किसी क्लोज्ड बॉक्स में। क्लोज्ड बॉक्स बोलते ही आप क्या कहेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना। और पहले टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, बहुत बढ़िया। तो आगे पढ़ने से पहले हम तो लिख देना चाहेंगे कि P1 T1 P1 V nRT1 दिख रहा है ना। V दोनों के लिए कांस्टेंट होने जा रहा है तो आगे भी V ले लेंगे और NR तो कांस्टेंट ही होता है, तो ये हमने लिख दिया। अब ये N जो नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये भी नंबर है ये भी नंबर है। अगर आप मॉलिक्यूल्स को करेंगे दोगुना तो मोल भी हो जाएगा दोगुना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि आप जानते हैं कि PV बराबर nRT जो आप लिख रहे हैं, तो PV इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो दिया हुआ मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास RT, तो इसी को आप ऐसे लिख दे तब। या अगर नंबर दिया हुआ है तो आप कहेंगे जो दिया हुआ नंबर है वो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, फिर RT। तो ये इसी इक्वेशन का 3 फॉर्म तो ऐसे ही हो गया यहीं पे, ठीक। गैस का जो अमाउंट है उसके खेला में 3 लिखा गया, ठीक, एक नंबर वाला, एक मास वाला, एक सीधे मोल वाला, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ये नंबर वाला यूज कर लेंगे और कहेंगे कि P1V बराबर N बाई NaRT1, ठीक है ना। अब ये दोनों के लिए कुछ करने जा रहा है चेंज। अब आगे देखिए, द मॉलिक्यूल्स बॉक्स गेट्स डबल, खाली मॉलिक्यूल डबल कर रहा है और टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रख रहा है। टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रख रहा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लिया जाए। तो अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए 3/2 kT एनर्जी होगा, ठीक है ना। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर एक मोल है तो उसके लिए 3/2 RT यही रूप हो जाएगा, और n नंबर ऑफ मोल्स है तो 3/2 nRT हो जाएगा। ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब ये एक ग्लिच था इसमें कि टेम्परेचर का क्या हाल होगा ये नहीं बताया है, ठीक है ना, और कह दिया है टोटल काइनेटिक एनर्जी को सेम रखिए। अगर ये कहता कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल सेम रख दिए, दिख रहा है ना इसमें, ईच मॉलिक्यूल अगर सेम रख दिए तो टेम्परेचर सेम ही रह जाता। लेकिन ये कह रहा नहीं, जो टोटल था ना उसको सेम रख दिए, मतलब ये वाला सेम रख दिए। अब ये वाला सेम रखेंगे तो इसमें n चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का संख्या चेंज होने की वजह से n चेंज हो रहा है, तो T को चेंज होना होगा। तो इसलिए आप कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2। तो पहला वाला 3/2, ठीक, nRT। मैं अब थोड़ी देर के लिए सब जगह सीधे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल तो नंबर ऑफ मोल्स भी डबल हो जाएगा, बात वहीं से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे nRT1, बाद में जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो 3/2 2nRT2, दोगुना कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको n/Na भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोगुना, नंबर ऑफ मोल्स दोगुना, बात खत्म। यहाँ ये काटिए फटाफट, 3/2nR, 3/2nR, T1 बराबर T2, दोगुना 2 बच गया उधर। तो टेम्परेचर चेंज होने जा रहा था कितना से, तो टेम्परेचर बाद वाला जो है वो पहले वाले के आधा हो गया। ये तो क्लियर है। तो पहले वाले का आधा हो गया तो यहीं से काम पहले खत्म कर दीजिए कि T2 जो है वो T1 के आधा है, ये दिख रहा है, ये पहला वाला गया, ये भी गया, T1 के आधा यहाँ बच रहा है ये दोनों। अब आइए प्रेशर की बात कर रहा है, मतलब जाना पड़ेगा प्रेशर तक। अब आइए, तो P1 भी बराबर nRT1, ठीक, P2V वॉल्यूम तो वही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डबल हो रहा है बाई nRT2, डिवाइड कर दीजिए तो P1 बाई P2, ये भी कट रहा है, जो कट रहा है सब काट दीजिए, बराबर हो गया उधर T1/2 T2। इतने बच रहा है, देखिए कुछ छूटे नहीं।
T1/T2 कितना आया है देख लीजिए, T1/T2 आया है 2, तो ऊपर में 2, नीचे में भी 2, हो गया 1। मतलब प्रेशर दोनों जगह बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। बढ़िया क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन रहे हैं और यही बेनिफिट है डिस्कशन का। इसमें से क्या क्या नहीं पूछा जा सकता, ये सब अलग अलग पूछा जा सकता है और सबको कंबाइन कर दिया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो लिया जा रहा है, टू बॉडीज परफॉर्मिंग एसएचएम हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम दे दिया। फेजेज पूछ रहा है, फेज पूछ रहा है, शोन इन द फिगर, फिगर मिसिंग है। फिगर तो सामने है, ठीक है, हाँ ठीक है, यही फिगर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलिए एनीवेज, फेज को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक ये कि फेज जो है एंगल का काउंटर पार्ट है अदर पीरियडिक मोशन में दिखाने के लिए, क्योंकि एंगल आप सर्कुलर मोशन में तो दिखा लेते हैं फटाफट, बाकी पीरियडिक मोशन में आप डायरेक्ट एंगल नहीं बना रहे होते हैं। लेकिन हालत कितने देर में रिपीट हो रही है, कैसे कैसे हालत रिपीट हो रही है, जिसको कि आप एक साइकिल कहते हैं, तो साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल के भाषा में अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको फेज कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर बॉडी मेन पोजीशन से अगर शुरू किया है तो ये एक्सट्रीम तक जाएगा तो 90 डिग्री फेज डिफरेंस आएगा, इतना ये तय कर लिया, फिर लौटेगा तो 90, फिर इधर 90, फिर यहाँ 90, टोटल जोड़ के आप समझ रहे हैं कितना, तो 360 हो जाएगा। साइकिल हो गया पूरा, साइकिल हो गया पूरा। ये इसी के साथ एक और फिगर ध्यान रखें तो बहुत अच्छा, क्योंकि मान लीजिए कि ये a/2 पे अगर पहुंचा, एम्पलीट्यूड तो यहाँ एक्सट्रीम पे था, ये a/2 तक गया, इधर भी a/2 तक अगर है, तब कितना एंगल तय करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दूरी। आधा का मतलब ये नहीं है कि फेज 90 का आधा, शुरू में चूंकि तेज चलेगा इसलिए सिर्फ 30 डिग्री तय होगा और बाद में 60 डिग्री तय होगा, तो 60 30, ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे तो नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी आपको। चलिए फिगर यहां है, -x से +x तक जा रहा है, मतलब यही x एम्पलीट्यूड है इसका, ठीक। 2 SHM जो दिखा रहा है, ठीक है ना, ये और ये a ही दे दिया, एम्पलीट्यूड का वैल्यू प्रॉपर a दे दिया, इतना लिखना जरूरी नहीं था, ठीक है। आइए यहाँ पे, तो पहला वाला बॉडी जो है ये, अब लीजिए, तो अभी अभी बोले हैं जो बात कि नीट में क्वेश्चन सॉल्व करने में ये वाला फिगर बहुत मदद करता है। देखिए बिना निकाले सॉल्व होने जा रहा है, क्योंकि ये a/2 पे ही पूछ रहा है। तो पहली बार बॉडी a/2 पे था और राइट को जा रहा था, देखिए तो, हाँ राइट को जा रहा है, ये जाना दिखा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों एरो दिखा रहा है कि बॉडी है कहां पे, तो ये दिखा रहा है कि 0.5 एम्पलीट्यूड पे है, और बॉडी किधर जा रहा है ये उसके जस्ट नीचे वाला एरो दिखा रहा है, यहाँ पे जस्ट ऊपर वाला एरो दिखा रहा है। तो यहाँ पे बॉडी राइट को जा रहा था तो एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, कितना डिग्री तय करेगा, 60 डिग्री, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे कब पहुंचेगा, तो यहाँ पे जाने के लिए पहले इसको जाके फिर लौट के यहाँ एक्सट्रीम तक आना होगा, और तब फिर लौटते समय यहाँ रास्ते में मिलना होगा। तो कमाल है, ये 60 60 30 30 60 60 जोड़ते ही यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि अब 30 और जोड़िएगा तो ये चला जाएगा यहां। तो कमाल है, इन सबको जोड़ डालिए जी, इजी एकदम हो गया मामला, ठीक। 60 60 120 150, देखिए 60 60 120 और इसको भी जोड़ लीजिए तो 180, और फिर 60 240 और फिर 60 300। तो फेज डिफरेंस जो है वो 300 डिग्री का है, 300 डिग्री का है। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, तो रेडियन में बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा। चलिए ठीक, 6 से काटिए तो ऊपर में 5, नीचे में 3, 5π/3, ठीक है ना, 5π/3। तो इसके एक बार जो दिया हुआ आंसर है उसको भी वेरीफाई कर ले हम लोग। 3/5 पाई कह रहा है, तो जरा देखिए तो 5 पाई मतलब पाई ऊपर है, 3/5 पाई है। 3π/5 को अगर हम लोग चेंज करें डिग्री में तो 180/पाई,
पाई से पाई काटिए, 18 तिहाई 54, 540 डिवाइडेड बाई 5, 5 गई 5, 2 5 128 डिग्री आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं 128 डिग्री वाला कभी, ठीक है ना। वो जो नॉर्मल डिग्रीज है उसी में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। 128 डिग्री आप कैसे ऐसे निकालेंगे जी, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक। तो इसलिए जो था 5 पाई बाई 3 याद रखिएगा। बेसिकली इनका आंसर है 5 पाई बाई 3, यही पांचवा ऑप्शन कर दे, 5 पाई बाई 3 उल्टा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन का है और दिया है इक्वेशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, प्लस अंदर में है ये फेज कांस्टेंट भी है साथ में दिया हुआ, ठीक है। एनीवेज आप जानते हैं साइन या कॉस के बाद जो आता है वो फेज है, वही एंगल है, ठीक है ना। यही फेज है, वही एंगल है। तो ये ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है, इसको हम थीटा बोल सकते हैं, हाँ थीटा बोल सकते हैं, ठीक। तो एनीवेज ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है और ये ओमेगा टी है, लेकिन ध्यान रखिए एक साइन है एक कॉस में है। तो फेज डिफरेंस अगर सीधे पूछे इसका डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस बताइए, क्योंकि ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये साइन है, ये कॉस है, तो कॉस जो होता है वो साइन के 90 डिग्री आगे होता है, 90 डिग्री आगे होता है, ठीक है ना। तो ये साइन के पाई बाई 3 आगे है और वो साइन के 90/3 आगे है, 90/3 आगे है। तो बेसिकली अगर हम 0 डिग्री को ले ले तो वो जो है 90 डिग्री पे आगे है और ये पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री पे आगे है। ये साइन दिख रहा है ना। तो ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, तो यही वाला है, 90 माइनस 60 इज 30 डिग्री। क्लियर, ऐसे निकालिएगा। अब आइए मिनिमम मैथमेटिक्स यूज करके हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन ये फेज डिफरेंस कह रहा है वेलोसिटी का बताने के लिए, तब हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम कहेंगे v1 बराबर 0.1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ठीक, का डी बाई डी टी करना होगा आपको, जो दिया हुआ इसका डी बाई डी टी करेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं, साइन का कॉस हो जाता है, टी के साथ जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक। तो 0.1 ओमेगा, ठीक है ना, साइन का कॉस हो जाएगा और अंदर में जो है वो वही रह जाएगा। तो ये v1 हो गया, ठीक है ना। अब v2 ऐसा ही जल्दी जल्दी करते हैं, कॉस का माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस 0.1 ओमेगा साइन, ठीक, ओमेगा टी, ओमेगा टी। अब एक बार फिर से फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 में से 2 को देखना है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, ठीक। चलिए जल्दी, तो कॉस को साइन में बदलना होगा, तो हम ये कहेंगे कि जो कॉस थीटा होता है ये साइन 90 प्लस थीटा होता है, हाँ ठीक है, या थीटा प्लस 90 व्हाटएवर, ओमेगा टी यहाँ है, थीटा की जगह ले लेंगे। एक तो इसको यूज कर लेंगे तब हम कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि एक साइन में आ रहा है तो दूसरे को भी साइन में लाना होगा, साइन में लाना होगा। और दूसरे में जो साइन में निगेटिव है, ठीक है ना, तो निगेटिव है तो माइनस साइन, तब यहाँ पे भी थोड़ा सा मैथ्स यूज करना ही पड़ेगा। माइनस साइन थीटा जो होगा ये साइन थीटा प्लस पाई हो जाएगा, अरे मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री लिख रहे थे तो यहाँ पे भी डिग्री लिख दीजिए। आंसर सब पाई में रख रहा था, सब हम लोग भी पाई ही रखना चाहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो पाई बाई 2 और यहाँ पाई, ठीक। चलिए सेट कीजिए इसको सेट कीजिए। पहले वाले को जो कॉस में आया है तो इसको अब साइन में बदलेंगे, तो हम लिखेंगे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, जो पहले वाला है उतार दिए,
और प्लस पाई बाई 2 जुड़ रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये इसका फेज साइन में हो गया। ठीक, ये जो माइनस साइन था, जब इसको लिख रहे हैं तो ओमेगा टी प्लस पाई हो जा रहा है। ये पहला का फेज हुआ, ये दूसरे का फेज हुआ, ये फाई 1 और ये फाई 2। आपसे पूछ रहे हैं फाई 1 माइनस फाई 2, तो दोनों में जब माइनस करेंगे आप फाई 1 माइनस फाई 2, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा। ये पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 2 5, 5 पाई बाई 6 माइनस ये पाई। ठीक, 6 ऊपर में 5 पाई माइनस 6 पाई। 5 पाई में से 6 पाई गया तो माइनस पाई बच गया बाई 6 आंसर। तो फेज डिफरेंस इस तरह से आप बता सकती हैं। थोड़ा सा लंबा किया था, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। ये वाले क्वेश्चन पेपर में थोड़े से लेंदी लाइन से ही आ गए थे, तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि 25 क्वेश्चन से ऊपर आप करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस पेपर में। और डिस्कशन लेते समय संभव नहीं है मेरे लिए कि एकदम शॉर्टकट में इसको मार के निकल जाए, फिर आपको समझने में बहुत परेशानी आएगी, फिर डिस्कशन का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये वाला डिस्कशन एक वीडियो में नहीं 2 वीडियो में जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अभी चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एट मीन पोजीशन इज 3 जूल्स। देखिए, जब आप SHM वाली एनर्जी लेते हैं तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी आमतौर पे 0 लेते हैं, क्योंकि आपका काम आसान हो जाता है। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो कहीं का भी कुछ भी हो सकता है, वो तो आपके मानने के ऊपर है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, और डिफरेंस वही रहेगा हमेशा, किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। तो एनीवेज हमारे लिए आसान रहता है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ले, तो इसका जो टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, KE मैक्सिमम होगा। ठीक, जैसे ही आगे बढ़ा तो जब गया एक्सट्रीम पे तो रुक गया तो काइनेटिक 0 हो गया, तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, P मैक्स हो गया। ठीक है ना, मतलब सारा का सारा टोटल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक के फॉर्म में था, सारा का सारा टोटल एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल के फॉर्म में था। ठीक है ना, ये बात। अब 0 ना लेके अगर पहले से यहाँ पे कुछ दे दे है, तब आप कहेंगे कि जो इनका टोटल एनर्जी था उसमें ये हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 0 वाले जो बेस लेवल पे एनर्जी जो कंसीडर करना था आपको वो 0 करना था, आपने 0 नहीं माना, आपने कहा नहीं पहले से कुछ है, तो ये कुछ तो इसके पास हमेशा रहेगा, और बाकी जो ऑसिलेशन वाला एनर्जी है वो उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, तब टोटल एनर्जी की बात होगी। इफ इट्स मीन KE इज 4 जूल्स। अब देखिए फिर एक बदमाशी किया है, फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लेने वाला। इस बार काइनेटिक एनर्जी ना देके मैक्सिमम या मिनिमम ऐसा कुछ ना बोल के आपको कह रहा है कि मीन काइनेटिक एनर्जी 4 जूल है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ mv² होता है। हाफ mv बराबर होता है ओमेगा A cos ओमेगा t। ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी खुद साइनोसॉइडल है, खुद ही वेव जैसा है काइनेटिक एनर्जी, जो कि दिख भी रहा है SHM में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये कह रहे हैं इसका एवरेज लीजिए, मीन एवरेज। तो याद रखिएगा साइन या कॉस का एवरेज 0 आता है, साइन या कॉस का एवरेज 0 आता है, लेकिन जब स्क्वायर हो तो, जो कि यहां पे है, अगर स्क्वायर हो तो उसका एवरेज कुछ आएगा, क्योंकि साइन का ग्राफ जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। कॉस का भी लेंगे तो वो भी साइनसॉइडल ही है, बस ये मीन से शुरू कर रहा था, ये एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है। तो यहां पे भी जो है प्लस माइनस सब एक दूसरे को कर देगा कैंसिल। ठीक है ना,
कैंसिल, और ये भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए साइन या कॉस का तो जीरो होगा, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे ना तो पॉजिटिव तो स्क्वायर ऊपर रहेगा ही, नेगेटिव वाला भी स्क्वायर करने से ऊपर ही आ जाएगा, इसलिए तब आ जाएगा। तो आप कहेंगे इसका जो मीन होगा वो हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, मीन। तो के ई मीन जो है किसका हाफ हो जाएगा, तो जो पहले से था उसका हाफ हो जाएगा। तो पहले से कितना था, तो जो भी होगा काइनेटिक एनर्जी उसका हाफ होने के बाद 4 है, हाफ होने के बाद 4 है। तो के ई मीन बराबर टोटल एनर्जी या टोटल काइनेटिक, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक, डिवाइडेड बाई क्या कहते हैं 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, साइन या कॉस का एवरेज अगर लेते हैं, साइन स्क्वायर का अगर एवरेज लेते हैं उसका तो 0 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर का एवरेज अगर लेते हैं तो हाफ आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं आपको देखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा हो तो इसको फिर से थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देते हैं ताकि कुछ और भी चीज़ें सीख जाइए जो दूसरी जगह काम आए। जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि हाफ एम, ये देखिए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आया। तो ये जो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, ये मैक्सिमम एनर्जी है, कौन सा, काइनेटिक। आप जानते हैं कॉस या साइन के पहले जो वैल्यू आता है वो मैक्सिमम आता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है किसका, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो इसका ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब एवरेज निकालेंगे तो ये मैक्सिमम बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कह रहा है 4 है, तो के मैक्स कितना होगा, बाई 2, तो इसलिए के मैक्स बराबर 8 जूल। के मैक्स कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो मैक्सिमम जो 8 है वही टोटल एनर्जी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहे नहीं, पहले ही से 3 पड़ा हुआ है तो उसको 8 में जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 होता है। क्वेश्चन बहुत सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 10, द टोटल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक बार फिर से टोटल एनर्जी दे दिया है 9 जूल, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप जानते हैं टोटल एनर्जी मीन पे काइनेटिक में बदल जाएगा और एक्सट्रीम पे पोटेंशियल में बदल जाएगा, बहुत बढ़िया। अब मीन पोजीशन पे फिर से एनर्जी दे दिया, ये तो आप बना लेंगे, फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना। टोटल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर मास 2 kg इज 9 जूल्स, ठीक है, व्हाटएवर। और ये मीन पोजीशन पे फिर से दे दिया पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, ठीक है ना। इट्स काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन विल बी, तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पे जो है वो अगर 5 पहले से पड़ा हुआ है, 5 पहले से पड़ा हुआ है और उसको जोड़ के 9 आ रहा है, तो जो पहले से पड़ा हुआ है क्या वो ऑसिलेशन का एनर्जी है, तो कहिएगा नहीं। तो जो बचलका है ना वही ऑसिलेशन का एनर्जी है, और बचलका कितना होगा, तो 9 - 5 4 होगा, यही ऑसिलेशन का एनर्जी है, ठीक। आप कहेंगे सर पहले से जो पड़ा होता है वो होता क्या है, वो आया कहां से, ठीक है ना, सवाल तो उठता है कि वो आया कहां से। तो पहले से मीन पोजीशन पे जो बॉडी के पास अगर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है तो डेफिनेटली वो स्प्रिंग की वजह से नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग उस समय अपने नेचुरल लेंथ पे है, ना ही कॉम्प्रेशन ना ही एलोंगेशन, उसके वजह से तो है नहीं। अगर उसके वजह से होता तो वो भी ऑसिलेट करता। तो इसका मतलब ये कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो पहले से वहां मौजूद है, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, धरती पे पहले से है ना भाई mgh, क्या नहीं हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का कुछ ऐसा हो सकता है जो पहले से एनर्जी पड़ा हुआ है, ये भी बात आ गई तो आ ही गई। एनीवेज ये 4 ही सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है। अब पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन में बताइए, तो आप जानते हैं कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और वो टोटल ऑसिलेशन एनर्जी के बराबर होता है। अतिरिक्त हो गया 4 जूल आंसर। तो इस क्वेश्चन पेपर में पहले थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन ज्यादा थे,
इसके बाद इतने लंबे नहीं हैं, इसलिए उम्मीद है जो बाकी 35 क्वेश्चंस है वो एक वीडियो में और वो अच्छे से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।